हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डीसी बेसिक के नेटवर्क का लेक्चर 1 है, जिसमें मैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक करवा रही हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो देखिए जो हमारा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि सपोज दैट देखिए ये एक कंडक्टर है। सपोज कर लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। तो इसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, तो जो करंट हमारा होगा वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। और देखिए जो करंट होता है, करंट आई इक्वल होता है क्यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकेंड। और देखिए जो करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, ना वेक्टर है ना स्केलर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। और देखिए एक कूलाम्ब आया है तो एक कूलाम्ब इक्वल होता है 1 कूलाम्ब इक्वल होता है 624 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए यहाँ पे करंट की बात आई है तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा है वो करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज द। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। नहीं, रैंडम नहीं मूव करता है, वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। और बी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। तो हाँ, ये भी हमने पीछे डिफिनेशन भी इसका देखा था, तो यहाँ से ये राइट हमारा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर हैज अ रेसिस्टिविटी ऑफ। देखिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द end to end resistance of a copper strip 2 centimeter long with cross sectional dimensions 5 mm into 1 mm। तो इसमें देखिए यहाँ पे रो की वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टिविटी 17 इंटू 10⁻⁻19 ओम मीटर। और देखिए इसमें आर पूछा है, एल की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारे को एक डायरेक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। और देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 5 mm इंटू 1 mm। तो ये हो जाएगा 5 mm का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि 1 mm के लिए आएगा -3 10⁻⁻3। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा 10⁻⁻6। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं रेसिस्टेंस का, आर इक्वल होता है रो इंटू एल बाई ए। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर देंगे और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि सारे के जो यूनिट है वो अलग अलग दिए थे, तो सारे को हम लोग सबसे पहले मीटर में चेंज किए हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 0.025 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 68 माइक्रो ओम, ठीक है। तो यहाँ से बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द। तो देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ की बात आई है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ये देखिए होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर
तो देखिए जो हमारा ओम्स लॉ होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये आता है R, जो कि R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हाँ टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो इसमें बोला गया है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी है करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नहीं वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये फिर दिया है रेसिस्टेंस मस्ट बी वायर वुंड टाइप, नहीं इस पे रेसिस्टेंस का टाइप का कोई बात ही नहीं हुआ है कि वायर वुंड होना चाहिए कि कौन सा रेसिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से ये हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ओम्स लॉ हम लोग देखते हैं कि कहाँ-कहाँ वैलिड होता है, कभी-कभी ये भी पूछ देता है। तो ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर, वैक्यूम ट्यूब, गैस फील्ड ट्यूब, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर डायोड, यहाँ इस सब पे जो हमारा ओम्स लॉ है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए ओम्स लॉ आप लोग ऐसे याद रखिए कि सिर्फ ये कंडक्टर के लिए ही वैलिड होता है, मीन्स लीनियर के लिए जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, नॉन लीनियर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट इज रेटेड एट 30 वाट, द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट इज 1 मिनट। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी है, 12 वोल्ट। P कितना दिया हुआ है, रेटेड पावर 30 वाट है। और देखिए T कितना दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट हम लोग इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। फिर किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू पूछी गई है इसमें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले Q इक्वल क्या होता है, IT, तो ये इसमें T तो हमको पता है, बस करंट की वैल्यू नहीं पता है, तो करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। T इक्वल क्या होता है, V इंटू आई, तो यहाँ से हम लोग करंट 30 दिया, करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे 12 इंटू ये हो जाएगा I, तो I इक्वल हो जाएगा 30/12, तो इसकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू 2.5 और T का वैल्यू अभी हमने देखा ये 60 सेकेंड, तो ये यहाँ से हो जाएगा 150 कूलम्ब। देखिए यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स न्यू रेसिस्टेंस। तो देखिए हम लोग कोई भी कंडक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरा, जिसका आर जिसका मान लीजिए पहले लेंथ L था, ठीक है, अब इसको स्ट्रेच किया जाता है n टाइम्स, तो ये और पतला ही होगा, मीन्स इसका एरिया कम होगा, डायमीटर कम होगा। जब इसको हम लोग खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और जब इसको हम लोग एक दबाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, तो ये वही बात बोल रहा है। बट इसका देखिए एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मीन्स अगर लेंथ बढ़ रहा है तो उसका एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन हमारा इन दोनों में क्या, हमारा वॉल्यूम क्या है, वो तो कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि एक बढ़ेगा एक घटेगा तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ही। तो जब दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मीन्स देखिए अगर मान लीजिए कि ये A1 इसका एरिया है और L1 इसका लेंथ है, और सपोज कर लीजिए ये स्ट्रेच करने के बाद A2 इसका लेंथ है और A2 एरिया है और L2 हमारा लेंथ है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, A1 L1 इक्वल A2 L2, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका V1 इक्वल V2 वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ, तभी तो हमारा वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ से बस हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, ये है A1 L1, ये A2, और हम लोग n टाइम इसको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि n टाइम इसको स्ट्रेच किया है, मतलब L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L N1,
ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए L1 से L1 कैंसिल हो गया, यहाँ से A2 की कितनी वैल्यू आ गई, A1/n। ये तो हमारा A2 का यहाँ से वैल्यू आ गया है। अब देखिए, अब देखते हैं R2 इक्वल क्या होगा, रो इंटू L/A होता है। तो ये यहाँ पे R2 के लिए तो दोनों जगह 2 2 हो जाएगा। अब देखिए ये, तो ये तो हमारा इतना ही रहेगा, और A2 का वैल्यू A1/n है। और देखिए L2 का वैल्यू क्या है, L2 की भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा L1। अब देखिए ये हो जाएगा, ऊपर में ये जाएगा तो ये हो जाएगा n² रो L1/A1, ये तो हो जाएगा R2 इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये वाला किसका वैल्यू है, R का वैल्यू है। सिंपली आप लोग समझिए R का वैल्यू क्या होता है, रो इंटू L/A। तो यहाँ से ये L1 लगाए हुआ है, मीन्स ये R1 का वैल्यू है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 इक्वल R1, जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो, और ये n²। तो देखिए यहाँ से हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स एंड डायमीटर इज हाफ्ड। तो देखिए इसमें हमारा हम लोग जानते हैं R इक्वल क्या होता है, रो इंटू L/A। तो देखिए इसमें बोला है कि डायमीटर को हाफ किया जाता है, मीन्स जो न्यू डायमीटर है वो पुराने का हाफ किया जाता है, और जो हमारा न्यू है मान लीजिए L1, तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये होता है कितना है, एरिया πr², रो इंटू L पाई, और D के हम लोग फॉर्मेट में अगर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब R को हम लोग D के फॉर्मेट में लिखेंगे तो R इक्वल क्या होता है, D/2। तो देखिए ये यहाँ से हो जाएगा 4 रो L/πd²। देखिए ये हमारा हो गया। अब हमारा जो R1 का वैल्यू है स्ट्रेच करने के बाद, तो वो कितना हो जाएगा, रो तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा A1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L1 और ये हो जाएगा πd1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 रहेगा। अब देखिए 4 रो L1 का वैल्यू है कितना, 3L, और ये पाई D1 का वैल्यू कितना है, D/2, तो हो जाएगा D/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 रो L/πd²। अब देखिए इतना का वैल्यू कितना हम लोग अभी फाइंड किए हैं, R इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 12 इंटू R। तो देखिए न्यू जो R डैश का वैल्यू था R1 का, वो कितना आ गया, 12R। तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 12 टाइम्स हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a drawn wire of resistance 5 ohm is further drawn so that its diameter becomes 1/5 of the original. What is its resistance with volume remaining same? देखिए इसमें वॉल्यूम रिमेनिंग सेम बोल दिया है, तो पहले देखिए R कितना था, 5 ओम, और ले सपोज कर लीजिए कि डायमीटर जो है वो स्टार्टिंग में D है। यहाँ पे फिर ये R डैश का वैल्यू पूछा है, और जो डायमीटर है वो कितना किया जा रहा है बाद में, D/5 1/5 किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग R इक्वल जानते क्या है, वही रो इंटू L/A। अब बोला है कि डायमीटर सेम रखना है, सॉरी वॉल्यूम सेम रखने को बोला है,
तो ये कितना हो जाएगा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अगर a कर देते हैं और नीचे में a तो है ही और एक और a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारा सेम वही रहेगा। बट मेरा काम बन जाएगा देखिए रो और a इंटू a को क्या लिख सकते हैं v वॉल्यूम लिख सकते हैं और बटा में ये एरिया स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रो इंटू v और एरिया क्या होता है, अगर डायमीटर के अभी हमने देखा था डायमीटर के फॉर्म में तो हो जाएगा इतना और ये पहले से स्क्वायर दिया हुआ है तो ये इतना हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा रो भी पाई स्क्वायर डी के पावर 4 और अगर इसको ऊपर में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 16, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये देखिए इसका तो हमारा वैल्यू दिया हुआ था तो ये किसका आया 5 का, ये r का तो वैल्यू दिया हुआ था ना, मीन्स 5 का वैल्यू आ गया। सो 16 इंटू रो भी बाई पाई स्क्वायर डी टू दी पावर 4, ये हमारा वैल्यू आ गया। इक्वेशन इसको फर्स्ट हम लोग सपोज कर ले रहे हैं। अब देखिए डायमीटर जो है वो 1/5 करने के बाद जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए r डैश रो इंटू एल बाई ए। देखिए जब हम लोग इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि ये L1 है और ये A1 मान लीजिए, ये हो जाएगा। अगर उसी तरीके से यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये देखिए किस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग उस फॉर्मेट में चेंज किए तो ये आ गया V1 और D1, क्योंकि हम लोग r डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका हम लोग वॉल्यूम मान लिया है V1 और डायमीटर मान लिया है D1। अब देखिए बोल रहा है वॉल्यूम सेम है, मीन्स V1 इक्वल V है, तो यानी कि V1 के जगह पे हम लोग V भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ये r डैश 16 रो भी है पाई स्क्वायर। अब देखिए यही D1 की वैल्यू कितना है, देखिए D1 की वैल्यू ये D बाई 5 है, तो इसको हम लोग पुट करते हैं D बाई 5 का पावर ये हो जाएगा 4। और तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रो भी और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डी के पावर 4 और बटा में हो जाएगा 5 टू द पावर 4, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये ऊपर में 5 टू द पावर 4 कर देते हैं। अब देखिए 5 टू द पावर 4 और देखिए ये हमारा इतना का वैल्यू कितना आ गया, ये जो है हमने यहाँ पे क्या इक्वेशन फर्स्ट से 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना होता है 625 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3125, ये हमारा न्यू r डैश का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉट रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेसिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट। बोल रहा है कि अगर आप लोग जनरली ध्यान दिए होंगे कि गर्मी के दिनों में हमारे घर में जो बल्ब रहती है वो ज्यादा हीट होता है और ठंडे के दिनों में कम हीट होता है। पता है क्यों होता है, क्योंकि देखिए उसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वैसे भी हम लोग किस चीज का बना होता है ये तो सबको पता होगा। फिलामेंट जो होता है वो कंडक्टर का बना होता है। और ये गर्मी के दिनों में देखिए जितना ज्यादा हीट रहेगा, मीन्स टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा तो इसका रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो हीट हो जाता है। और देखिए अगर ठंडे के दिनों में टेम्परेचर कम रहता है तो इसका रेसिस्टेंस भी कम रहता है, इसीलिए ठंडे के दिनों में वो ठंडा रहता है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है तो रेसिस्टेंस घटता है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। और हम लोग जानते भी है कि कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कंडक्टर की बात आई है तो हम लोग ने जान लिया कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। बट यही अगर सेमी कंडक्टर की बात होता तो वो नेगेटिव टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट होता है, ये होता है सेमी कंडक्टर। अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती है और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। और अब इंडक्टर जो इंसुलेटर होता है ये भी हमारा नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान में रखें। तो देखिए आज के वीडियो में हमारा इतना तक ही था, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में